हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे जॉइंट टॉर्ट फीजर्स के कंसेप्ट को। देखिए क्या होता है कि जब कोई डैमेज, मतलब कि जैसे एक व्यक्ति को कोई डैमेज हुआ, वो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों ने मिलकर उस डैमेज को उस व्यक्ति को किया। तो अब ये जो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों ने मिलकर उस एक व्यक्ति को डैमेज किया, ये यहाँ पे जो व्यक्तियों ने डैमेज किया वो या तो जॉइंट टॉर्ट फीजर्स होंगे या फिर इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स होंगे, मतलब जिन्होंने गलत किया। अब वो कब जॉइंट टॉर्ट फीजर्स होंगे और कब इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स होंगे, उस चीज को हमें समझना है। देखिए, जॉइंट टॉर्ट फीजर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब कब दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति जॉइंट टॉर्ट फीजर कहलाते हैं। वह तब जॉइंट टॉर्ट फीजर कहलाते हैं जब उस रॉन्ग को करने के पीछे, मतलब जो गलत उन्होंने किया है, रॉन्गफुल एक्ट उन्होंने जो किया है, उसके पीछे उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था। सो कॉमन ऑब्जेक्ट अगर होगा तो क्या कहलाएंगे, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहलाएंगे। और अगर उन्होंने इंडिपेंडेंटली उस काम को किया बिना कॉमन ऑब्जेक्टिव के, तो फिर वो इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स कहलाएंगे। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक्स नामक व्यक्ति रोड के ऊपर गाड़ी से जा रहा था। अब क्या होता है कि y और z ये दोनों मिलके कॉमन ऑब्जेक्टिव से क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं। मतलब जिस तरफ से x जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में y और z अपनी कार को चलाते हैं। ठीक है। और उनका जो ऑब्जेक्ट होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है दोनों का ही, कि x को उनको हार्म पहुंचाना है। दोनों इसी ऑब्जेक्टिव से उसकी तरफ कार लेके आते हैं। और क्या करते हैं, जब उसके पास कार लेके आते हैं तो उसको इस तरीके से चलाते हैं कि उससे जो एक्स होता है उसकी गाड़ी जो है वो कोलाइड कर जाती है, उनसे टकरा जाती है और उससे एक्स को हार्म होता है। तो यहाँ पे जो y और z थे उनके पास क्या था, कॉमन ऑब्जेक्ट था। उन दोनों ने मिलके ये सोचा था कि हम x को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या कहलाएंगे, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉमन ऑब्जेक्ट था। लेकिन अगर यहीं पे y और z मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होते और वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था, वो अपने ही आप से उस तरफ से आ रहे थे बिना आपस में बातचीत के, बिना उनके बीच में कोई प्लान नहीं था। और ऐसा करते हुए मान लीजिए कि y और z की वजह से जो x था उसका उन दोनों से कोल्यूजन हो जाता, मतलब एक्सीडेंट हो जाता। तो यहाँ पे अब ये जो एक्ट हुआ, जो मतलब नुकसान तो पहुंचा x को, लेकिन यहाँ पे जो y और z थे उनके पास कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था। उन्होंने आपसी सहमति से उस कार्य को नहीं किया। तो यहाँ पे वो जॉइंट टॉर्ट फीजर्स नहीं कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स कहलाएंगे। हमारे पास एक केस आता है, केस का नाम है कॉर्सक केस 1924 का। यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि कब दो व्यक्तियों को या दो से ज्यादा व्यक्तियों को जॉइंट टॉर्ट फीजर बोलेंगे। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट दी, ये बोला कि पर्सन्स आर सेड टू बी जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। कि पर्सन्स को हम जॉइंट टॉर्ट फीजर कब बोलेंगे, व्हेन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन कमीशन ऑफ द टॉर्ट। कि जब उनका जितना भी शेयर है उस टॉर्ट को कमिट करने में, जो टॉर्ट हुआ उनका जो रिस्पेक्टिव शेयर था, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, दोनों ने अपना अपना शेयर किया y और z ने, तो उनका जो रिस्पेक्टिव शेयर था उस टॉर्ट को कमिट होने में आर डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कैसे हुआ वो, जो भी उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो कैसे दिया हो, फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर दिया हो। तो वहां पे वो जॉइंट टॉर्ट फीजर्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं, प्रिंसिपल एजेंट क्या होते हैं, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स होते हैं। ऐसे ही जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे सेक्शन 25, 26, 27 पार्टनरशिप एक्ट का पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, जॉइंट टॉर्ट फीजर। सब एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, अपने आप में प्रिंसिपल होते हैं और अपने आप में ही एजेंट होते हैं। तो सब एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल होते हैं। ऐसी मास्टर एंड सर्वेंट भी जो क्या कहलाते हैं, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स ही कहलाते हैं। सब जो है एक दूसरे के कार्य के लिए लाइबल होते हैं, मतलब उनके पास कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें ये पता चल गया कि जॉइंट टॉर्ट फीजर कौन होता है। अब जैसे कॉर्सक केस था 1924 का, इसके अंदर क्या हुआ था, दो शिप्स थी वो कोलाइड कर गई थी ड्यू टू देयर इंडिपेंडेंट नेग्लिजेंस। किस वजह से, इंडिपेंडेंट नेग्लिजेंस। ना तो दोनों एक दूसरे को जानती थी, अब ना ही सिर्फ एक ही नेग्लिजेंसी, दोनों की इंडिपेंडेंट नेग्लिजेंस थी। तो जिसकी शिप जो है उसको नुकसान पहुंचता है वो उसके ऊपर स्यू करता है। तो कोर्ट बोलता है कि इनकी जॉइंट लायबिलिटी नहीं थी। क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली वन ऑफ द रैन इनटू एंड सैंक थर्ड वेसल
रूपती द कोर्ट हेल्ड दैट दे वर नॉट ज्वाइंट बट इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर, वो ज्वाइंट टॉर्टफीजर नहीं, जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया वही सेम चीज यहाँ पे है, बस यहाँ पे शिप्स आ गई। The liability of the independent tortfeasor was not joint but only several, and therefore there were as many causes of action as the number of tortfeasors. It was further held that since they were severally liable, an action against one of them was no bar to action against the other. अब क्या होता है, अभी हमें क्या क्या होता है ज्वाइंट टॉर्टफीजर होने से और इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर होने से। जब कोई ज्वाइंट टॉर्टफीजर होता है तो जो लायबिलिटी होती है वो ज्वाइंटली एंड सिवियरली दोनों तरीके से बन जाती है। जैसे इंडिया के अंदर केस आता है जय सिंह वर्सेस मनसाराम का, तो यहाँ पे भी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो लायबिलिटी होगी वो कैसे होगी, ज्वाइंट एंड ज्वाइंट एंड सिविल होगी, ज्वाइंटली एंड सिवियरली लायबल होगा। और इंडिया के अंदर इनको जो चाहे वो इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स होते हैं या फिर ज्वाइंट टॉर्टफीजर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स होते हैं, इनको हम कंपोजिट टॉर्टफीजर्स ही बोलते हैं। अब लायबिलिटी हमें पता चल गई कि ज्वाइंटली एंड सिवियरली होती है। अब इनको रिलीज करने की बात है कि कब जो लायबिलिटी होती है वो रिलीज हो जाती है, तो चाहे इंग्लैंड हो या फिर इंडिया हो। इट इज वेल एस्टेब्लिश रूल दैट द रिलीज ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट टॉर्टफीजर्स रिलीजेस ऑल अदर, कि अगर आपने एक ज्वाइंट टॉर्टफीजर को रिलीज किया तो जो उसके अंदर जितने और टॉर्टफीजर्स थे वो सभी रिलीज हो जाएंगे। जैसे अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने देखा था एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट, कि किस तरीके से लायबिलिटी को खत्म किया जाता है टॉर्ट के अंदर। तो उसमें से एक वे होता है रिलीज करना, कि आप उसको बिना कुछ लिए अमाउंट या बिना किसी चीज के आप उसको रिलीज कर देते हो। तो जब इस तरीके से रिलीज किया जाता है, अगर आप मान लीजिए कि ज्वाइंट टॉर्टफीजर से और आप उनमें से किसी एक टॉर्टफीजर को भी रिलीज कर देते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सभी टॉर्टफीजर्स को रिलीज कर दिया। यही बात इंडिया के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। हमारे पास केस आता है शिव सागर वर्सेज मातादीन का, इसके अंदर भी यही बात हेल्ड हुई थी, मतलब कि प्लेंटिफ ने एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए सू किया था जिसके अंदर सेवरल डिफेंडेंट्स थे और उनमें से एक डिफेंडेंट माइनर था। तो प्लेंटिफ क्या करता है, माइनर डिफेंडेंट को रिलीज कर देता है। तो अगर उसने माइनर डिफेंडेंट को रिलीज किया तो उसको उस वहां पे सभी के सभी जो डिफेंडेंट है वो भी रिलीज हुए हुए मान लिए जाएंगे। तो अगर आप एक डिफेंडेंट को रिलीज करोगे तो जो बाकी सारे डिफेंडेंट्स है वो सब भी रिलीज हो जाएंगे, जितने टॉर्टफीजर्स थे वो सब रिलीज हो जाएंगे। तो ये बात इंडिया में भी एप्लीकेबल होती है। फिर आते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन जॉइंट टॉर्टफीजर्स या फिर इंडेमनिटी बिटवीन जॉइंट टॉर्टफीजर्स के अंदर। तो जैसा कि अगर हम इंग्लैंड के अंदर देखें तो यहाँ पे मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का केस चलता था, जो कि इंडिया के अंदर भी किसी किसी केस के अंदर चला और कहीं कहीं पे कोर्ट्स ने बोला कि यहाँ पे इक्विटी, गुड कंसाइंस, ये सारी चीजें नहीं है तो ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर जो प्लेंटिफ है जिसके साथ गलत हुआ उसने स्यू किया ज्वाइंट टॉर्टफीजर्स के ऊपर। अब हमें ये पता है कि ज्वाइंट टॉर्टफीजर्स ज्वाइंटली एंड सिवियरली लायबल होते हैं। अब उसने क्या किया कि जैसे मान लीजिए 3 ज्वाइंट टॉर्टफीजर्स थे, मतलब 3 अलग अलग लोग थे जिन्होंने मिलके वो काम किया था, रॉन्गफुल एक्ट किया था। अब प्लेंटिफ ने क्या किया कि उनमें से किसी एक के ऊपर स्यू कर दिया जिससे कि उसको क्लेम मिल गया। तो ये जो केस था मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का, इसने बोला कि जिस एक अकेले व्यक्ति से, अकेले टॉर्टफीजर से सबके लिए जो कंपनसेशन लिया गया, मान लीजिए उससे 1500 रुपए लिए गए, एबीसी व्यक्ति थे, उसने सिर्फ सी पे स्यू किया और उससे 1500 रुपए उसको मिले। तो जो सी था वो बी और ए से जाके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांग सकते थे कि तुम भी तो लाइबल थे और यहाँ पे पैसा तुम दो। लेकिन फिर इंग्लैंड में क्या हुआ कि लॉ आया, इंग्लिश लॉ रिफॉर्म्स मैरिड वुमेन एंड टॉर्टफीजर्स एक्ट 1935, जिसके बाद से बात उल्टी हो गई कि जो चीज जितने के लिए लाइबल होगा उसको भी वहां पे उतना उतना उससे जाके वो पैसा मांग सकता है। जैसे अगर सी को 1500 रुपए पे करने पड़े थे तो सी जाके ए और बी से 500 रुपए मांग सकता था, मतलब जितना उनको कॉन्ट्रीब्यूशन था उतना उनको देना पड़ेगा। लेकिन जो इंडिया है यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे जो मैरीवेदर वर्सेस निक्सन है इसका केस चला कि भाई नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी केसेस में बोला कि ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो हम इस केस को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास केस आता है कुशल राव वर्सेस बूपा राव, गणपत राव या फिर धरिंदर वर्सेस चंद्रशेखर। तो इन जगहों पे जो हमारे इंडियन कोर्ट्स थे, इंडिया का हाई कोर्ट था, तो उन्होंने इस बात को बोला कि ये जो प्रिंसिपल है इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे वो बाकी सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकता है। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से ज्वाइंट टॉर्टफीजर क्या होता है, इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर क्या होता है, कंपोजिट टॉर्टफीजर क्या होता है, किस तरीके से ज्वाइंट टॉर्टफीजर जो होते हैं ज्वाइंटली एंड सिवियरली लाइबल होते हैं, और इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर इंडिपेंडेंटली सिर्फ सिवियरली लाइबल होते हैं और ज्वाइंटली लाइबल नहीं होते। उसके बाद हमारे पास बात आई रिलीज करने की, किस तरीके से हम इसको रिलीज कर देते हैं इंग्लिश लॉ के अंदर और इंडिया के लॉ के हिसाब से। तो दोनों के अंदर ही अगर आप एक
टॉर्ट फीजर को रिलीज कर रहे हो तो उसके साथ जितने ज्वाइंट टॉर्ट फीजर थे सभी के सभी रिलीज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आती है इंडेमनिटी या कॉन्ट्रीब्यूशन की बात। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सवेल वर्सेस मैरीवेदर वर्सेस निक्सन का केस आता है, तो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते अगर एक से क्लेम किया जाता है। लेकिन फिर जैसे इंग्लैंड के अंदर तो एक्ट आया था तो उसके बाद तो कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता था, लेकिन इंडिया के अंदर इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं है। तो कहीं पे तो हम ये वाले मैरीवेदर वर्सेस निक्सन के केस को मान लेते हैं, और कहीं पे इंडियन कोर्ट्स ने बोला कि इक्विटी, गुड कंसाइंस एंड जस्टिस के बेसिस पे नहीं है, तो हम इस प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे और जो बाकी टॉर्ट फीजर्स है उनसे क्लेम किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं जॉइंट टॉर्ट फीजर्स के अंदर। अगर आपको नहीं कुछ समझ आया, किसी चीज में डाउट है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसी वीडियो लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।